हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, उम्मीद है आप सभी ने इसके फॉर्म भर दिए होंगे। अभी भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो ये अभी भी अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं बाद में फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कई बार रह जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट 51 की बात हो रही है। रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट यहाँ पे भी करवाए जा रहे हैं और मॉक टेस्ट भी शुरू करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब भी हो सकता है आपको इसका ज़्यादा आइडिया नहीं हो या इसके ज़्यादा यूजफुल क्या है, इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने लास्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का दिया था और उस टाइम जो चूक गए थे ज्वाइन करने से, उनको अच्छे से पता होगी इसकी वैल्यू क्या है। और टाइम है अभी, इसमें आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट अच्छे से 25 टारगेट रखा गया है। 25 अगर जिसने सीरियसली फॉलो कर लिया टेस्ट सीरीज को, सिर्फ टेस्ट, मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट भी कर लिया आपने अपने एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम से एक वीक पहले तक करवाते हैं, तो भी आप 25 इजीली अचीव कर लीजिएगा। कुछ एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आउट ऑफ आ जाते हैं, अदरवाइज तो जो सिलेबस है उसको थ्रोली फॉलो किया जाता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, एक पार्ट हो चुका है। आप डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए और उसके बाद में इस पार्ट सेकंड को देखिएगा, तो ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। देखिए, पार्ट फर्स्ट इसका हो चुका है, अभी हम पार्ट इसका सेकंड लेके आए हैं। इसमें कोशिश है कंप्लीट करवाने की, अदरवाइज फिर कुछ रह जाएगा तो पार्ट थर्ड में करवाएंगे, टॉपिक बचने नहीं चाहिए। द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको आप 1857 की क्रांति कहिए, 1857 का आंदोलन कहिए, ये इसके बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। कब शुरू हुआ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि ये कब शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था मेरठ से, मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857 को। इसके जो रीजंस थे, क्या कारण थे, इसके कॉजेज थे, जो पॉलिटिकल रीजन थे, कुछ इकोनॉमिक थे, कुछ मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन थे, कुछ ग्रीवियंसेज ऑफ सिपोय भी था। इसका जो इमीडिएट तुरंत कारण माना जाता है कि ये इतना रिवोल्ट फैल क्यों गया, उसका एक रीज़न है कि पहले ब्राउन बेस राइफल यूज ली जाती थी और ब्राउन बेस की जगह उन्होंने चेंज करके और एक एनफील्ड राइफल ये यूज लेने लग गए आर्मी में। और इसमें कहा जाता था कि इसमें जो एनिमल फैट है, चर्बी, उसका यूज लिया जा रहा है और वो चर्बी दांतों से कुछ काटी जाती, इसलिए इसका है जो एकदम से स्पार्क हो गया, ये लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। अदरवाइज तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनके खिलाफ विद्रोह तो पहले से भी चल रहा था। जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये भी एक रीज़न माना जाता है, और हड़पने की नीति, ये एक पॉलिटिकल रीज़न माना जाता है। जो इकोनॉमिक रीज़न है वो टैक्सेशन है कि बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया था, और जो इंडियन गुड्स प्रोडक्ट्स है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था। जो स्मॉल जमींदार है, छोटे किसान जमींदार, उनको टैक्स लगाया जा रहा था। ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेज थे। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको लो सैलरी पेड की जा रही थी, उनको सैलरी कम दी जा रही थी, ये भी एक रीज़न था। और उनको सूबेदार जो होता है, सूबेदार की रैंक से ऊपर इंडियंस थे, उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी आर्मी में, और उनको एक तरीके से इंसल्ट किया जाता था। ये भी कुछ रीजंस थे। सो क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ से शुरू हुई है, आप बता सकते हैं मेरठ से शुरू हुई है 1857 की क्रांति। इमीडिएट तुरंत पर क्या कारण थे, ये एनफील्ड राइफल वाला। अदरवाइज पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इकोनॉमी में टैक्स और मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जो एक क्वेश्चन और आता है
वो ये रहता है कि इसका सेंटर ऑफ रिवोल्ट क्या रहा है और किस लीडर ने कहाँ से लीड किया है। ये जरूर आप पढ़िएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा। इसमें जो दिल्ली से लीड किया था, दिल्ली से, ये थे बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान। बहादुर शाह सेकंड और बख्त खान ने दिल्ली से लीड किया था इसको 1857 की क्रांति को। जो बनारस से लीड किया था, बनारस से लीड किया था लियाकत अली ने। लियाकत अली ने बनारस से लीड किया था। उसके बाद जो कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर से नाना साहब थे, तात्या टोपे थे और अजीमुल्ला खान थे। इन्होंने नाना साहब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान, इन्होंने कानपुर से लीड किया था। लखनऊ से बेगम ऑफ अवध बोला जाता है हजरत महल ने लखनऊ से किया था इसको लीड। झांसी की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसको झांसी से लीड किया था। बरेली से इसको लीड किया था। बरेली से भी इसको जो बहादुर खान थे, बहादुर खान, इन्होंने बरेली से लीड किया था। और जो अवध है, अवध बिहार, वहाँ से वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने लीड किया था अवध से। ये इम्पोर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पीडीएफ वैसे भी टेस्ट सीरीज के साथ फ्री मिल जाएगा, अदरवाइज आप अपने यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा तो जो बता रहा हूँ उसमें से ही आएगा, उससे बाहर नहीं बनता है। क्वेश्चन बनता ही नहीं है, पूछेगा कहाँ से एग्जामिनर, इसलिए आप इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। इसके जो फेलियर रहा था 1857 क्रांति, उसके फेलियर के भी कुछ कारण थे। जैसे निजाम था हैदराबाद का, जोधपुर का राजा था, ग्वालियर का सिंधिया था, या इंदौर के जो होलकर थे, पटियाला, सिंध, कश्मीर, इनके जो रूलर थे, इन्होंने क्या किया था, एक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड किया था, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया था, इसलिए फेल हो गया था 1857 की क्रांति, ये माना जाता है। नेक्स्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज रही है, अब उनकी बात करते हैं। 1857 की क्रांति आपके क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन कई बार आता है तो ये जो लीडर हैं, कहाँ से सेंटर ऑफ रिवोल्ट कहाँ था और उसको किसने लीड किया, ये पूछा जाता है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेशनल मूवमेंट्स की या नेशनल एक्टिविटीज़ की, तो शुरू करते हैं आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना एक सिविल सर्वेंट था, जैसे अभी आईएएस ऑफिसर है वैसे ही थे सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था ये एओ ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी कांग्रेस है इसकी, इसका जो पहला सेशन हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो बॉम्बे में कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, डब्ल्यू.सी. व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। इसमें लगभग 2 डिकेड तक जो ये आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी लगभग 20 साल तक इसको देखा जाता है। इसका जो फेस है, इसकी हिस्ट्री है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है मॉडरेट डिमांड्स, मॉडरेट फेस या मॉडरेट डिमांड इसको कहा जाता है। उसका मतलब है कि मॉडरेट डिमांड, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनमें सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, ब्रिटिश जस्टिस में, अंग्रेजों में भरोसा एक तरीके से, लेकिन धीरे धीरे मॉडरेट लेवल की डिमांड भी करते रहो। जो मॉडरेट लेवल थे, लीडर्स थे इसके, वो कौन थे? दादा भाई नारोजी, इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये मॉडरेट लीडर्स थे। ये कुछ आईएनसी के बारे में था, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर जो पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन सी जगह कौन अध्यक्ष थे वो पूछा जाता है। आजकल तो कम पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था। गवर्नमेंट का भी थोड़ा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए आपने पहला पार्ट अच्छे से पढ़ रखा है, तो अब आपको समझने में, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम ये सब वायसराय, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जब वायसराय कौन था, कब हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा हम इसका बेसिक पढ़ चुके हैं।
इसका पार्टीशन अनाउंस किया था लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को, बंगाल का विभाजन का एक रॉयल प्रोक्लेमेशन पास किया था। साइज कम कर दी थी जो प्रोविंस बंगाल था उसकी, और ईस्ट बंगाल और आसाम क्रिएट कर दिए थे जो रेस्ट ऑफ बंगाल है उससे। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल में से अगर कुछ पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन बनता है लॉर्ड कर्जन का, और कब किया था। इसके अलावा इसमें से बनता नहीं है ज़्यादा कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। ये एक तरीके से इसका जो ओरिजिन था स्वदेशी मूवमेंट का, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, बंगाल का जो विभाजन किया था, वहीं से इसकी नींव रख दी गई थी। क्वेश्चन आता है कि इसका ओरिजिन क्या है स्वदेशी मूवमेंट का, तो ओरिजिन है बंगाल विभाजन। इसमें लाल बाल पाल और अरविंदो घोष हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था स्वदेशी मूवमेंट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने स्वदेशी का कॉल दिया था पहली बार 1905 में। जो आईएनसी है उसकी 1905 में कहाँ हुआ था सेशन, बनारस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनारस सेशन हुआ था उसमें पहली बार उन्होंने स्वदेशी का कॉल दिया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे जो बनारस में हुआ था, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की, कब की, किसने की। मुस्लिम लीग की स्थापना है ये हुई थी ढाका में। इसको एक्चुअली ढाका नहीं, इसको 1906 में इसकी स्थापना की थी, और ये की थी आगा खान ने। आगा खान, इसके साथ में और भी थे, नवाब सलीमुल्लाह था, नवाब मोहसिनुल मलिक थे, ये थे, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब देखिए लीग जो है मुस्लिम लीग, इसने बंगाल विभाजन को सपोर्ट किया था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, इन्होंने मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, बंगाल विभाजन को। और इन्होंने किस चीज़ का अपोज किया था, जो मुस्लिम लीग थी उसने अपोज किया था किसका, स्वदेशी मूवमेंट का। जो स्वदेशी आंदोलन है उसका विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, और पार्टीशन ऑफ बंगाल का सपोर्ट किया था। और इन्होंने है जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से इलेक्टोरेट किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, उसकी भी डिमांड रखी थी इन्होंने। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कई बार पूछ लिया जाता है। डिमांड फॉर स्वराज, देखिए स्वराज क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट ही स्वराज है। और स्वराज की डिमांड कब हुई, क्वेश्चन आता है कई बार, स्वराज की मांग कब हुई थी। ये हुई थी दिसंबर 1906 में। दिसंबर 1906 में जो कलकत्ता सेशन था, कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसमें हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये किसने की थी स्वराज की मांग, जो दादा भाई नारोजी थे उन्होंने की थी। दादा भाई नारोजी ने स्वराज की मांग की थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन की बात करते हैं। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये स्प्लिट हो गई दो ग्रुप में, एक तो एक्सट्रीमिस्ट और जो दूसरे थे वो थे मॉडरेट, नरम दल के, एक गरम दल के। और इनमें क्या हुआ कि जो स्वदेशी मूवमेंट था, देखिए बीज मुस्लिम लीग से इधर रख दिया था कि वो विरोध कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट का। तो जो स्वदेशी मूवमेंट का जो नेचर था उस पर डिबेट हुई और उसी की वजह से इनमें विभाजन हो गया। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट बन गए। एक्सट्रीमिस्ट थे लाल बाल पाल और मॉडरेट थे गोपाल कृष्ण गोखले।
ये सूरत विभाजन है, ये 1907 में हुआ था, सूरत सेशन है जो। नेक्स्ट है मार्लेमिंटो रिफॉर्म। मार्लेमिंटो रिफॉर्म, देखिए जो ये अंग्रेज़ों ने सबसे उनके फ़ायदे के लिए जो काम किया, जब उनको लगा कि विद्रोह हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी चीज़ों को, तो अंग्रेज़ों ने रिलीजियस कम्युनल ये शुरू कर दिया। और जो ये मिंटो है, मिंटो को कहा भी जाता है फादर, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, मिंटो। और इसी में जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए रिफॉर्म किए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मार्लेमिंटो रिफॉर्म्स को इसीलिए जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से मतदान, ये मार्लेमिंटो रिफॉर्म 1909। गदर पार्टी, गदर पार्टी का एक्चुअली नाम कैसे रखा गया था? गदर पार्टी का नाम रखा था जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उनको जो शहीद थे उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये एक गदर नाम से न्यूज़पेपर, एक वीकली न्यूज़पेपर आता था। तो कई बार पूछा जाता है गदर इनमें से क्या है, तो वो वीकली न्यूज़पेपर था। किसके लिए था? जो 1857 में शहीद हुए क्रांति में, उनको मेमोरी के लिए था। उसी गदर से नाम लेके और ये गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल इनके साथ में थे तारकनाथ दास, जो तारकनाथ दास हैं, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास और सोन सिंह बाखना। कई बार एग्जामिनर स्मार्ट होता है तो लाला हरदयाल और ये तारकनाथ दास नहीं देता, सोन सिंह बाखना दे देता है ऑप्शन में। कंफ्यूज नहीं होइएगा, तीनों नाम पता होने चाहिए हमें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था। 1913 में इसकी स्थापना की थी। इससे बाहर जो इससे क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा, इसका नेम, कौन लीडर थे, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी। नेक्स्ट, होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट है, ये स्टार्ट किया था, किसने किया था होम रूल मूवमेंट? ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कब शुरू किया था? अप्रैल में, अप्रैल 1916 में। इन्होंने कहाँ से शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने पूना से। और ये एक और जो होम रूल मूवमेंट है ये शुरू किया था एनी बिसेंट ने। एनी बिसेंट ने कहाँ से शुरू किया था? ये इन्होंने किया था सितंबर 1916 में। और इन्होंने शुरू किया था अडियार। अडियार कहाँ पे है? ये मद्रास के पास में जगह है, वहाँ से किया था इन्होंने। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। जो स्वराज है, सेल्फ गवर्नमेंट है, वो ही था। और इसी के टाइम पे, होम रूल मूवमेंट के टाइम पे ही जो एक फेमस स्लोगन है बाल गंगाधर तिलक का कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, वो इसी मूवमेंट के टाइम पे दिया है। क्वेश्चन यही बनते हैं कि होम रूल जो मूवमेंट है इसकी स्थापना कब हुई, बाल गंगाधर तिलक ने कब की, कहाँ से की, एनी बिसेंट ने कब की और कहाँ से की, और ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट और ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या है? लखनऊ समझौता हुआ है ये 1916 में। किस किस के बीच में हुआ है? लखनऊ समझौता हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उसके बीच में हुआ था ये समझौता। और ये समझौता किस बात का था कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने वो
टर्की में जो तुर्की है वहाँ पे कोई इशू को लेकर हो गया था, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो नाराज़ हो गए थे कि ब्रिटिशर्स तुर्की में अच्छा नहीं कर रहे हैं, वहाँ वॉर वगैरह शुरू हो गई थी, अंग्रेज़ों और तुर्कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। तो यहाँ जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका विरोध किया और एंटी ब्रिटिश फीलिंग यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनमें क्रिएट हो गई। उसके बाद में ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने एक तो जो मुस्लिम लीग ने पहले ही मांग की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट की, सेपरेट अलग से मतदान की। और दूसरा कि जो एक डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, कंट्री में डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, वो मांग भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक जॉइंट सेशन करके एक्सेप्ट की है। तो लखनऊ पैक्ट ध्यान रखिएगा 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। इसमें सेपरेट जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। और क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स और जो तुर्की है उसमें वॉर हो गया था, उसकी वजह से ये क्रिएट हुआ था। अगस्त डिक्लेरेशन, देखिए आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज कीजिए, तो आप इसको इतना पढ़ लीजिएगा, यहाँ पढ़ लीजिए, नोट्स में पढ़ लीजिएगा, टेस्ट सीरीज में टेस्ट में करवा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन। तो एक टाइम के बाद जब आप ऑनेस्टली सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, एक क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। और उसी क्रोनोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि गलती नहीं हो आपको याद करने में। लखनऊ पैक्ट हमने पढ़ लिया आईएनसी और मुस्लिम लीग का। उसके बाद में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी अनाउंस हुई और ब्रिटिशर्स क्या है, उनको लगा कि ये तो एक होते जा रहे हैं और उनका काम नहीं हो रहा है और उनके लिए चैलेंज क्रिएट होते जा रहे थे। तो उन्होंने एक ब्रिटिश पॉलिसी अनाउंस की। उसमें क्या किया कि जो इंडियंस हैं लोकल, उनका एसोसिएशन बढ़ाओ, इंडियंस को एसोसिएट रखो, साथ में रखो, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उनको बढ़ाइए, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें इंडियंस को बढ़ाइए। ये अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में अगस्त डिक्लेरेशन का। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो हर ब्रांच है उसमें इंडियंस को बढ़ावा देना, ये अगस्त डिक्लेरेशन था। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसका बेस क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, किसके बेस पे रिफॉर्म बना था। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में बना था। अगस्त डिक्लेरेशन वाज द बेस्ड ऑन दिस मॉन्टेग्यू रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज बेस्ड ऑन अगस्त डिक्लेरेशन। तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अगस्त डिक्लेरेशन के बेस पे ही बनाया गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट और इसके बाद शुरू हुआ रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट 18 मार्च को शुरू हुआ 1919 में। ये क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था? देखिए रॉलेट एक्ट में ये था कि जो भी कैदी हैं या जो भी डाउट है किसी पे, उसमें ये पावर थी रॉलेट एक्ट में कि बिना ट्रायल के लोगों को जेल में डाला जा रहा था। उनका कोई ट्रायल नहीं, अगर किसी पे शक है, सस्पिशियस पर्सन लग रहा है किसी, तो उसको बिना ट्रायल के जेल में डाल दो। तो इससे क्या हो रहा था, बिना ट्रायल के जेल में डालने का मतलब सस्पेंड द राइट ऑफ हीबस कॉर्प्स, जो हीबस कॉर्प्स है वो उसका वायलेशन हो रहा था। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया कि आप शक के बेस पे किसी को भी बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में ट्रायल के आप सीधा उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। ये रॉलेट एक्ट था, उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा। और रॉलेट एक्ट के बाद शुरू हुआ रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी का पहला कौन सा मूवमेंट है जो कंट्री वाइड एजिटेशन था।
कंट्री वाइड जो एजिटेशन था गांधी जी का, देखिए 16, 17, 18 वो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, ये हमने पढ़ लिए, वो गांधी जी के मूवमेंट थे, पहले दूसरे ये रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कंट्री वाइज पूरे देशव्यापी गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, वो था रॉलेट सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग ये कब हुआ था? ये अप्रैल में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें क्या था, जलियांवाला बाग में लोग विरोध कर रहे थे। किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, इनको अरेस्ट कर लिया था, उसका लोग विरोध कर रहे थे। यहाँ पे शांति से जलियांवाला बाग में इकट्ठे होकर वहाँ पे विरोध कर रहे थे। इसमें क्या हुआ कि जो जनरल डायर था, एक तो था जनरल डायर, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया कि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनको गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन इसको फॉलो किसने किया? इसको फॉलो किया माइकल ओडायर ने। माइकल ओडायर ने इसको फॉलो किया। जनरल ओडायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, माइकल ओडायर ने इसको फॉलो किया। माइकल ओडायर कौन था? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कहाँ का? पंजाब का। सो जलियांवाला बाग हुआ कांड, उस टाइम पे पंजाब का गवर्नर कौन था? क्वेश्चन में जनरल डायर भी ऑप्शन में आता है, लेकिन पंजाब का गवर्नर था माइकल ओडायर। इसके बाद में इससे एक क्वेश्चन और बनता है, जलियांवाला बाग गोलीकांड, हत्याकांड, नरसंहार, इसके लिए कौन सा कमीशन अपॉइंट किया था? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जलियांवाला बाग पे अपॉइंट किया था। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि थी रिटर्न कर दी थी, नाइटवुड, वो इसी के प्रोटेस्ट में रिटर्न की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न इज नाइटवुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस जलियांवाला बाग। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, उधम सिंह ने, कई लोग सोचते हैं जनरल डायर को मारा, लेकिन उधम सिंह ने मारा था माइकल ओडायर को, जो गवर्नर था पंजाब का। सो ये क्लियर रखिएगा, लंदन में जो कैक्सटन हॉल है, कहाँ पे मारा था? कैक्सटन हॉल है, ये लंदन में है। यहाँ पे उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। उधम सिंह ने कब? मार्च 1940 में, 13 मार्च 1940 को, और 13 मार्च को ही, 13 अप्रैल को ये हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, और 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने इसको मारा था। जलियांवाला बाग से बाहर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत क्या है कि ये रेगुलर चल रहा था। अब क्या चल रहा था? 1906 में मुस्लिम लीग बनी, जब से ही एक तो ये सेपरेट अलग से इलेक्टोरेट की मांग चल रही थी, आईएनसी ने भी इनका सपोर्ट कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट का। फिर दूसरा जो मुस्लिम लीग है वो अंग्रेज़ों से नाराज़ थी। किस लिए? क्योंकि अंग्रेज़ तुर्की में लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे तुर्की वालों के खिलाफ। उसीलिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम की बात है, अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स ने ये खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था। ये मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो अली ब्रदर्स थे, इन्होंने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट। और बाद में ये इस मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट को किसने ज्वाइन किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था।
ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ये कांग्रेस ने जो उनका सेशन हुआ था सितंबर 1920 को, उसमें ये पास किया था रिजोल्यूशन। कलकत्ता में हुआ था जो सेशन, उसमें पास किया था असहयोग आंदोलन पे रिजोल्यूशन। मैंने आपको अभी बताया कि गांधी जी का पहला कंट्री वाइड एजिटेशन कौन सा था, रॉलेट सत्याग्रह। लेकिन गांधी जी का वो पहला कौन सा मूवमेंट था जो कंट्री वाइड तो था लेकिन मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था। मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट कंट्री वाइड गांधी जी का ये पहला था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। कंट्री वाइड रॉलेट सत्याग्रह था, लेकिन जो पॉलिटिकली जिसमें मास मूवमेंट भी था वो था असहयोग आंदोलन था। ये गांधी जी का पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था अंडर द गांधी जी। और इसमें क्या हुआ, जो लोकल बॉडीज में ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन देना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट का जो दरबार वगैरह है, ब्रिटिश कोर्ट वगैरह हैं, लॉयर्स ने उनका बॉयकॉट शुरू कर दिया था। सो जनरल जो पब्लिक है उसको मिलिट्री वगैरह ऑफर, ये जॉब, बाइकॉट, फॉरेन गुड्स ये शुरू कर दिया था। नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही यही था कि अंग्रेजों के कोर्ट में जो इंडियन लॉयर्स थे उन्होंने बाइकॉट करना। जो इंडियंस जितने भी कर सकते थे उन्होंने जॉब से रिजाइन किया, बाइकॉट किया, उनके गुड्स का बाइकॉट किया, ये किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था और कहाँ, आईएनसी के कौन से सेशन में इसका रिजोल्यूशन पास हुआ था। और ये गांधी जी का पहला मास बेस्ड। चौरी चौरा इंसिडेंट, जो चौरी चौरा इंसिडेंट है, देखिए जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका सेशन हुआ था दिसंबर 1921 में। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। वो कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था ये सेशन, और उसी में ही डिसाइड हुआ था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविना अवज्ञा आंदोलन, इसी में ही डिसाइड हुआ था, इसी का प्रोग्राम। और इसमें गांधी जी को लीडर भी अपॉइंट कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब होता उससे उस टाइम क्या हुआ कि मॉब थी, कुछ भीड़ थी, उसने ये जो गोरखपुर के पास में चौरी चौरा जगह है वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और उसमें लगभग 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए, अंग्रेज थे। ये बात है। चौरी चौरा कब हुआ, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। और इसी की वजह से गांधी जी ने जो ये पहले चल रहा था उनका मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया। किसकी वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से। और असहयोग आंदोलन कब ख़त्म किया गांधी जी ने, ये 5 फरवरी को हुआ और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को विड्रॉ कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एनसी केलकर। ये तीनों के नाम ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। स्वराज पार्टी के सेक्रेटरी कौन थे, मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखिएगा। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अब स्वराज पार्टी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो अध्यक्ष कौन था ये पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्या पर्पज था। तीसरा पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जिनको प्रो चेंजर्स कहा जाता है। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एनसी केलकर को प्रो चेंजर कहा जाता है, प्रो चेंजर। अभी आप देख रहे होंगे कि कोई सेंट्रल एजेंसी या कोई भी इश्यू पे जो पार्लियामेंट है
उसमें बायकॉट किया जाता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता कई बार, और पार्लियामेंट के बाहर तख्तियाँ लेकर जो एमपीज हैं या जो भी नॉमिनेटेड हैं ये बाहर धरने पे बैठ जाते हैं। ये चल रहा है, काफ़ी शुरू से चलता, आज नहीं, पहले भी ऐसे होता था। स्वराज पार्टी ने इसलिए बनाई थी कि हम बायकॉट नहीं करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बायकॉट नहीं करेंगे, हम इसका प्रोसीडिंग्स हैं उसका पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, और उसमें एंटर करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इनको एक्सपोज करेंगे। और यही एक तरीका होता है भाई, आप है जो अंदर एक्सपोज कीजिए, अपनी बात अंदर रखिए, बाहर बैठने से क्या है कि जनता में भी फिर गलत मैसेज जाता है कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, या कोई कमी रही होगी, वो जो भी रही हो वो जाने। लेकिन ये स्वराज पार्टी में इसका पर्पज ये था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करेंगे, एक्सपोज करेंगे, बायकॉट नहीं करेंगे। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन ये बनाया था किस लिए? पॉलिटिकल क्या रिव्यू है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया में उसको रिव्यू करने के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है इसके रिव्यू करने के लिए बनाया था। इसके अध्यक्ष कौन था? ये बनाया था, किसने बनाया था? ये जॉन साइमन ने, जॉन साइमन ने ये साइमन कमीशन बनाया था, ये नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा किस लिए बनाया था? पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है या पार्लियामेंट रिफॉर्म्स है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इसके लिए बनाया था। इसका लोगों ने विरोध किया, इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने इसका अपोज किया साइमन कमीशन का। साइमन गो बैक के नारे लगे। क्यों लगे? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था इस कमीशन में, इस कमीशन में कोई इंडियन हिंदुस्तानी था ही नहीं। तीसरा, इसमें क्या हुआ कि जब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने एक तरीके से ब्रूटल रिप्रेशन चालू कर दिया, मारकाट, लाठीचार्ज इस तरीके से शुरू किया। और इसमें क्या हुआ, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से डेथ हो गई। लाठीचार्ज किया कहाँ पे? लाहौर में किया था, लाहौर में लाठीचार्ज किया जहाँ लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। वो इसी से जुड़ा हुआ था, इसी का विरोध कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का बायकॉट हो गया, बायकॉट शुरू कर दिया। अब एक कमेटी बनाई साइमन कमीशन के बायकॉट के बाद, और फिर इतनी बड़ा इंसिडेंट हो गया कि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, तो उसके बाद में कमेटी बनाई जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलके, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई थी, जिसमें क्या था कि जो प्रिंसिपल्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, वो नेहरू रिपोर्ट में था 1928 की में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार नेहरू रिपोर्ट, तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मत कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो लाहौर सेशन हुआ, लाहौर सेशन हुआ 19 दिसंबर 1929 में, और लाहौर जो अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1928 की नेहरू रिपोर्ट है, वो मोतीलाल नेहरू है, और जो लाहौर सेशन है वो जवाहरलाल नेहरू है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसी में क्या था? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये एक अल्टीमेट गोल होगा, इसकी मांग हुई लाहौर सेशन में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे जो ट्राई कलर है फ्लैग, वो अडॉप्ट किया गया था लाहौर सेशन में ही 31 दिसंबर
1929 को, और इसका दिन भी तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को इसको पहनाया जाएगा, इसको अनफोल्ड किया जाएगा ट्राई कलर को। ये अडॉप्ट किया था 31 दिसंबर को, और ये दिन चूज किया था 26 जनवरी 1930 का, और इसको पहला इंडिपेंडेंस डे फिक्स किया था टू बी कि हर साल सेलिब्रेट करेंगे, और बाद में इसी दिन को 26 जनवरी को इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे इसीलिए ही मनाया जाता है क्योंकि ये दिन चूज किया था उस टाइम पे लाहौर सेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें से, इसको जरूर ध्यान रखिएगा लाहौर सेशन को। दांडी मार्च, दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था। ये दांडी मार्च साबरमती आश्रम है वहाँ से 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये शुरू किया था। इसका नाम दांडी मार्च क्यों है? क्योंकि ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी से शुरू किया था। दांडी एक विलेज है, वहाँ से शुरू किया था। इस दांडी के लिए शुरू किया था गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, और दांडी जो विलेज है यहाँ तक के लिए किया था, इसलिए इसका नाम दांडी मार्च था। ये छोटा विलेज है एक, जहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था? ही ब्रेक द साल्ट लॉ। गांधी जी ने जो साल्ट लॉ था इसको ब्रेक किया था, और यहीं से इसी की वजह से फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है, दांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बड़ी संख्या में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें बड़ी संख्या में स्पेशली महिलाओं ने इसमें बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया था। और इसमें जो सोल्जर थे, एक क्वेश्चन आता है कई बार कि जो गढ़वाल के सोल्जर थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था किस पे? जो पेशावर के लोग थे उन पे फायर करने से। ये जो गढ़वाल आर्मी थी इसने मना कर दिया था, अंग्रेजों के अंडर में थे सब। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये ब्रिटिशर्स ने अरेंज किया था बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस, और ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। किस लिए हुआ था? टू डिस्कस साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए ये पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? हिंदू महासभा। कल बताया मैंने आपको इससे पहले पार्ट में कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, आपको पता रहेगा। हिंदू महासभा के अलावा इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? मुस्लिम लीग ने। और इसको फेल माना गया। पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस किसने पार्टिसिपेट किया, तो ये हो गया। इसके अलावा इसको फेल क्यों माना जाता है? ये माना जाता है कि इसमें जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए इसको फेल्ड माना जाता है कि वो एब्सेंस थी। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ है गांधी इरविन पैक्ट। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कौन था? ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड इरविन, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी तरफ से गांधी जी थे। उनके बीच में ये 5 मार्च को 1931 को ये समझौता पैक्ट हुआ था। और उसके बाद से इस समझौते के बाद क्या हुआ कि जो चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, उसको विड्रॉ कर लिया गया। और कांग्रेस है जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए एग्री हो गई। गांधी इरविन पैक्ट क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, वापस ले लिया आंदोलन को, और कांग्रेस ने एग्री कर दिया कि वो दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें
पार्टिसिपेट करेगी। और एक और जो इसमें हुआ गांधी इरविन पैक्ट में, गवर्नमेंट ने अलाउ किया विलेजर्स को, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे अपने कंजप्शन के लिए है, जो टू मेक सॉल्ट, अपने कंजप्शन के लिए वो नमक बना सकते हैं। और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको भी रिहा किया था अंग्रेजों ने। और इसके बाद में जो क्या हुआ था, एक और पूछा जाता है इससे गांधी इरविन पैक्ट में कि जो एंडोर्स था वो था कराची सेशन कांग्रेस का जो हुआ था। तो कराची सेशन, गांधी इरविन पैक्ट। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी ने एग्रीमेंट कर लिया था इरविन के साथ, लॉर्ड इरविन के, तो ऑब्वियसली आईएनसी की तरफ से तो गांधी जी को पहुंचना ही था, इसमें एग्रीमेंट किया था, ये पैक्ट हुआ था। लंदन गए, वहाँ गांधी जी मिले किससे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, इनसे भी मिले। और फिर भी ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी एग्री नहीं थे। जो ब्रिटिशर्स की कम्युनल पॉलिसी थी, जो ब्रिटिशर्स की कम्युनल पॉलिसी थी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो उनकी कम्युनल पॉलिसी है उसके बेस पे ही वो जो डिमांड है, इंडियन फ्रीडम की डिमांड है, उसको मानेंगे। इस पे गांधी जी एग्री नहीं हुए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो पॉलिसी थी उनकी, और ये फेल हो गई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कम्युनल अवार्ड्स, कम्युनल अवार्ड्स ये 16 अगस्त 1932 ये अनाउंस किए थे रामसे मैकडोनाल्ड, जो अभी हमने पढ़ा, ये प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। और इसमें क्या हुआ कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो डिप्रेस क्लास है, सिख है, मुस्लिम्स हैं, उनके लिए, डिप्रेस क्लास, सिख और मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और गांधी जी ने इसका अपोज किया, और उन्होंने यहाँ से, कहाँ पे, पुणे में जो यवर्दा जेल है, यरवदा जेल पुणे में, वहाँ गांधी जी ने फास्ट किया था। ये ध्यान में रखिएगा, कम्युनल अवार्ड, और इसके साथ में जो नाम जुड़ा हुआ है रामसे मैकडोनाल्ड, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कई बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था। नेक्स्ट है जो पूना पैक्ट कहिए या गांधी अंबेडकर पैक्ट कहिए, कई बार पूना पैक्ट ही माना जाता है। तो एक तो आपको लखनऊ पैक्ट और पूना पैक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। लखनऊ पैक्ट और पूना पैक्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था आपको ध्यान होगा, और नहीं तो आप जरूर पढ़िएगा उसको। लखनऊ पैक्ट हुआ था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। और जो पूना पैक्ट है ये किसके बीच में हुआ है, गांधी और अंबेडकर के बीच में। इसमें भी वही, अब वो शुरुआत हो गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, उसके बाद से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग, तो वही चल रहा है अभी राजनीति में। आप देखिए 1906-7 के बाद से हर जगह आपको सेपरेट इलेक्टोरेट का यह आइडिया चल रहा है फॉर डिप्रेस क्लास। और इसमें क्या हुआ कि सीट रिजर्व की बात हुई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कि इंक्रीज की जाए। इसमें एक तो ये गांधी अंबेडकर पैक्ट था, उसमें ये इसको अस्वीकार कर दिया, इसको त्याग दिया कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग है, डिप्रेस, मुस्लिम और सिख, ये इन जितने भी हैं इसमें, इनके लिए ये रिजेक्ट कर दी गई। और दूसरा क्या हुआ कि लेकिन ये तो रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें सीटें बढ़ाई जाए, डिप्रेस मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए सीटें बढ़ाई जाए। और इसमें एक और जो चीज़ हुई, बिकॉज इसमें गांधी जी भी थे और अंबेडकर भी थे, तो इसमें दोनों पे ही बात होनी थी। और इसमें ये पूना पैक्ट में एग्री भी हुए किस चीज़ पे, जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर अपर और लोअर कास्ट। अपर कास्ट के लिए भी होना चाहिए इलेक्टोरेट, और जो लोअर कास्ट है उसके लिए भी होना चाहिए।
ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। पूना पैक्ट 25 सितंबर 1932। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। आपको ये नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट ये सब करवाए जाएंगे। ना सिर्फ नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होना चाहिए, जरूरी है। अब बात करते हैं डिमांड फॉर पाकिस्तान। इससे पहले तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो उसको कहा जाता है कि वो फ्रूटलेस था, मतलब उसमें कुछ निकला नहीं रिजल्ट। और उसकी वजह ये थी कि ज़्यादातर जो लीडर थे, नेशनल लीडर, वो तो जेल में बंद थे, इसलिए कुछ निकला नहीं तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब यहाँ से शुरू हुई डिमांड फॉर पाकिस्तान। 1930 में इकबाल ने सजेशन किया कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और कश्मीर है, ये कौन से जो नॉर्थ वेस्ट हैं वो और कश्मीर, इनको मुस्लिम स्टेट्स बना देना चाहिए। ये मांग की इकबाल ने। इसके बाद अब ये पहली बार ये टर्म किसने दी? ये टर्म जो दी थी, ये दी थी रहमत अली ने। पाकिस्तान, कौन सी टर्म? पाकिस्तान। पाकिस्तान टर्म पहली बार किसने दी? चौधरी, ये था रहमत अली, इन्होंने ये पाकिस्तान टर्म पहली बार दी थी 1933 में। मुस्लिम लीग ने, जो लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का 1940 में, इसमें ये पहली बार पास किया था प्रपोजल सेपरेट पाकिस्तान का। तो ये ध्यान रखिएगा, 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन। और इसी में ही जिन्ना का जो टू नेशन थ्योरी है वो भी इसी में ड्राफ्ट हुआ था। और इसको ड्राफ्ट किसने किया था? ये क्वेश्चन आता है कई बार। ये जो प्रपोजल था टू नेशन थ्योरी का या सेपरेट पाकिस्तान का, ये ड्राफ्ट किया था सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान, ये नाम ध्यान रखिएगा। और इसको मूव किसने किया था? फजल हक ने। और फिर उसके बाद जो कराची सेशन हुआ लाहौर के बाद 1943 में कराची सेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट कर लिया था स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। 1942 में हमने ये गांधी जी ने शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, मुस्लिम लीग ने शुरू किया था डिवाइड एंड क्विट। जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि आप पहले यहाँ से जाइए, हमें क्या करना है हम कर लेंगे, भारत पाकिस्तान ये हम देख लेंगे, आप यहाँ से जाइए। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उनका था, उन्होंने कहा कि भाई पहले बंटवारा कीजिए और फिर जाइए, और अंग्रेजों ने वही किया। अब बात होती है अगस्त ऑफर की। इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका क्या स्टेटस था, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके बारे में इसमें जिक्र है कि जो माइनॉरिटी है उसको फुल फ्लेज स्टेटस दिया जाएगा, उसका जिक्र है इसमें। और इसको किसने रिजेक्ट कर दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और इसको अगस्त ऑफर को आईएनसी ने रिजेक्ट किया था और मुस्लिम लीग ने इसको एडॉप्ट किया था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन अगस्त ऑफर किससे रिलेटेड है? डोमिनियन स्टेटस इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर की जो पोस्ट वार है उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होगा उसमें गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें फुल वेटेज दिया जाएगा माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी को पूरा वेटेज दिया जाएगा। ये अगस्त ऑफर था।
8 अगस्त 1940 को इसको आईएनसी ने रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग ने इसको एडॉप्ट कर लिया था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन इसमें क्या है, 1942 में आया था। ये क्रिप्स मिशन है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉपरेशन, इंडियंस का कॉपरेशन चाहते थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो वर्ल्ड वार सेकेंड था उसमें वो इंडियंस का कॉपरेशन चाहते थे, सहयोग चाहते थे। और ये क्रिप्स मिशन भेजा उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन से। किसको भेजा? सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा इन्होंने। सेटल कीजिए इंडियन लीडर्स के साथ, कैसे भी सेटलमेंट कीजिए और वो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में साथ दें। और जो ये आया था स्टैफर्ड क्रिप्स, जिसको क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है, उसने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। और गांधी जी ने कहा था, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने किसके बारे में कहा था, ये पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसके बारे में कहा था? ऑन ए क्रैशिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, इसी के बारे में कहा था, क्रिप्स मिशन के बारे में। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, और क्या है। द रिवोल्ट ऑफ 1942 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको क्या बोलते हैं? जो 1942 का रिवोल्ट या भारत छोड़ो आंदोलन, इसका एक और नाम है, वो है वर्धा प्रपोजल। इसको बोला जाता है वर्धा प्रपोजल। इसमें कोई लीडर ही नहीं था। वर्धा प्रपोजल ये लीडरलेस रिवोल्ट था। ये 8 अगस्त 1942 को ये पास हुआ था। कहां पे? बॉम्बे। और इसी में गांधी जी ने स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या फिर मरो। और जब गांधी जी ने ये नारा दिया, करो या मरो, उसके बाद में 9 अगस्त को क्या हुआ? 9 अगस्त को इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट करके कहाँ ले जाया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी को अरेस्ट करके ले जाया गया आगा खान जेल, पुणे में। ये आगा खान प्लेस है, यहाँ ले जाया गया। आगा खान प्लेस है पुणे में, यहाँ गांधी जी को रखा गया था। लोग वायलेंट हो गए थे और जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने इस मूवमेंट को ख़त्म किया। वर्धा प्रपोजल, ये ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस एस्केप कर गए थे 1941 में। कहाँ पे? बर्लिन में। और उन्होंने वहाँ पे सेटअप किया 1941 में बर्लिन में। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीग की स्थापना की। और 1943 में, जुलाई 1943 में उन्होंने ज्वाइन किया INA, इंडियन नेशनल आर्मी। कहाँ पे? सिंगापुर में। सिंगापुर में ज्वाइन किया। और उस टाइम इसके लीडर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? जो INA है उसके रास बिहारी बोस। और उन्होंने हैंडेड ओवर कर दी लीडरशिप किसको? सुभाष चंद्र बोस को। इसमें 3 ब्रिगेड थी, इंडियन नेशनल आर्मी की 3 ब्रिगेड थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। एक ब्रिगेड थी जिसका नाम था गांधी ब्रिगेड, दूसरी ब्रिगेड थी आज़ाद ब्रिगेड, और तीसरी ब्रिगेड थी नेहरू ब्रिगेड।
ये 3 ब्रिगेड थी इसकी। और इसके अलावा जो एक ब्रिगेड थी वो थी रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड। ये एक्सक्लूसिव एक तरीके से विमेन फोर्स थी, इसमें सिर्फ विमेन थी, विमेन फोर्स थी, रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड। और क्वेश्चन पूछा जाता है आईएनए का हेडक्वार्टर कहाँ पे था। इसके हेडक्वार्टर थे एक तो रंगून में, रंगून में थे इसके हेडक्वार्टर, और दूसरे सिंगापुर में। क्वेश्चन बोल आए तो गलत नहीं करना है। इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर सिंगापुर रंगून में थे। इसकी 3 ब्रिगेड थी, गांधी, आज़ाद और नेहरू। महिलाओं के लिए जो ब्रिगेड थी विमेन फोर्स के लिए, वो रानी लक्ष्मीबाई, रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड थी। नेक्स्ट जो है कैबिनेट मिशन प्लान, द कैबिनेट मिशन प्लान। इसका मेंबर था जो हमने कल पढ़ा, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर वावेल। जो वायसराय भी था इंडिया का, वो इसके मेंबर थे, कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर थे। ये काफ़ी पहुँचे हुए लोग थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वायसराय, गवर्नर जनरल, और ये जो क्रिप्स मिशन, ये सभी इसमें शामिल थे। कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसका प्रपोजल क्या था? मेन प्रपोजल था फुल फ्लेज पाकिस्तान की जो डिमांड है, फुल फ्लेज पाकिस्तान की डिमांड को खारिज कर दिया था। इसमें सेंटर के अंडर में सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ही रहेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री टाइप के जो डिपार्टमेंट थे, फॉरेन अफेयर्स, ये सेंटर के अंडर में, सेंटर का कंट्रोल रहेगा। तीसरा जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें था जो प्रोविंस हैं उनको फुल ऑटोनॉमी और रेजिडुअल पावर दे दी जाए, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो इलेक्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको अच्छे से आप जरूर पढ़िएगा कैबिनेट मिशन प्लान को। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से, इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स उनके नाम पूछे जाते हैं। जो पैथिक लॉरेंस है, स्टेफर्ड क्रिप्स है, अलेक्जेंडर है, लॉर्ड वेवल है, इनके पूछे जाते हैं। दूसरा, इसको जो मुस्लिम लीग है उसने इसको 6 जून 1946 को इसको एक्सेप्ट कर लिया था, इसको स्वीकार कर लिया था। और कांग्रेस ने इसको पार्शियली, आंशिक रूप से स्वीकार किया था इसको। ये ध्यान रखना है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फॉर्मेशन ऑफ इंतरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार है उसका फॉर्मेशन कब हुआ? ये एग्जिस्टेंस में आया 2 सितंबर 1946। और किसके अकॉर्डेंस आया? इंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना किसके अकॉर्डेंस में हुई? जो हमने अभी पढ़ा, कैबिनेट मिशन प्लान। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ इंतरिम गवर्नमेंट है, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? जो 20 फरवरी 1947 को जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे एटली ने अनाउंस किया ब्रिटिश वुड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया। एटली ने कहा था कि हम 30 जून 1948 तक इंडिया से विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन पहले ही कर लिया उसने। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है संविधान सभा, इसका फॉर्मेशन, इसकी मीटिंग कब हुई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन क्या है? जिन्ना ने क्या किया, ये प्रोवोक हो गए बाय द सक्सेस ऑफ कांग्रेस की सक्सेस से इन द वोटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिन्ना ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया इसका एक्सेप्टेंस टू कैबिनेट मिशन प्लान, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इंतरिम गवर्नमेंट का विड्रॉ कर लिया। मुस्लिम लीग ने पास किया एक डायरेक्ट एक्शन रिजोल्यूशन, और जिस डायरेक्ट एक्शन रिजोल्यूशन को जिन्ना ने मुस्लिम लीग ने पास किया, वो पास किया था 16 अगस्त 1946 को। और इसका कंडम किसने किया? इसको कंडम किया इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दोनों ने ही इसको कंडम किया। और इसकी वजह से क्या हुआ, देश में बहुत ज़्यादा हैवीली कम्युनल राइट्स हुए, मजहबी दंगे हुए देश में। और जिन्ना ने इसी में डायरेक्ट एक्शन रिजोल्यूशन में कहा था कि हम 27 मार्च को दंगे करवाने की शुरुआत करके, और बोला 27 मार्च 1947 को हम पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करेंगे। ये था जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन रिजोल्यूशन। माउंटबेटन प्लान, इसको 3 जून प्लान भी बोला जाता है, हमें ध्यान रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 जून 1947 में आ गए हैं। ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब इसका क्या प्लान था? इसका क्लियर प्लान था, इंडिया और पाकिस्तान डिवीजन, डिवाइड होगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी पाकिस्तान के लिए और सेपरेट होगी इंडिया के लिए। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा दोनों का, संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। और इसमें जो प्रिंसली स्टेट हैं वो अपनी, उनके पास लिबर्टी है, उनकी मर्जी है कि वो चाहें तो इंडिया को ज्वाइन करें या चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें। ये प्रिंसली स्टेट्स की बात हो रही है। इसी में ही बंगाल और पंजाब, इन्होंने रेफरेंडम किया जाएगा। इसी में ही लिखा गया कि जो बंगाल और पंजाब है इसमें रेफरेंडम किया जाएगा, नहीं, इनका पार्टीशन किया जाएगा। बंगाल और पंजाब का पार्टीशन किया जाएगा। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो, और जो आसाम का सेलट डिस्ट्रिक्ट है, इसको हेल्ड पे रख दिया कि ये अभी ब्रिटिश के कंट्रोल में रहेगा। सेपरेट पाकिस्तान क्रिएट होगा और फिर एक बाउंड्री कमीशन बना दिया। ये बात हो रही है माउंटबेटन का क्या प्लान था उसकी। एक बाउंड्री कमीशन बना दिया जिसको हम जानते हैं किसकी अध्यक्षता में, रेडक्लिफ। एग्जाम में पूछा जाता है रेडक्लिफ कमीशन। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें इम्प्लीमेंटेड किया 15 अगस्त 1947। और ब्रिटिश जो सॉवरेनिटी है पार्लियामेंट, वो अबोलिश कर दिया गया। डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये क्रिएट हो गए। ईच डोमिनियन वाज टू हैव ए गवर्नर जनरल होगा सेपरेट, और पाकिस्तान वाज टू कंपेयर, पाकिस्तान में जो वाज टू कंप्राइज सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंशियल, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल। ये इन्होंने ही बांटे हैं, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल। उसके बाद में ये सब हो गया। इसके बाद में नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे देश के पहले होम मिनिस्टर। इन्होंने 15 अगस्त 1947 तक जो भी स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट कर लिया था, एकीकरण कर लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा जहाँ पे पुर्तगाली थे और पौंडीचेरी जहाँ पे फ्रांसीसी थे, उनको बाद में वो उन्होंने ज्वाइन किया
इंडियन फेडरेशन, ये बाद में ज्वाइन किया है। ये थे आज का हिस्ट्री का, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन इससे बाहर आप ये 2 लेक्चर देख लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इनके नोट्स मिल जाएंगे आपको। और भी कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए। इससे बाहर आपका हिस्ट्री में कुछ भी नहीं आएगा, आप यकीन मानिए। आप अच्छे से हिस्ट्री का जो भी आएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से वो कवर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।